नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी 3.0 और 4.0 एग्ज़ाम तथा आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह प्रश्न रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या नंबर प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉप डगलस उत्पादन फलन के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। यूलर प्रमेय संतुष्ट होती है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक कोई नहीं। तो इसमें प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक नहीं होती। कॉप डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है। तो यही सही नहीं है, सी सही नहीं है। बाकी कॉप डगलस उत्पादन फलन की अगर बात की जाए तो कॉप डगलस उत्पादन फलन कॉप डगलस नामक अर्थशास्त्रियों ने अमेरिका के कुछ उद्योगों पर आधारित सांख्यिकी समीक्षा के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए। इन निष्कर्षों में बताया गया कि उत्पादन फलन जो है प्रथम घात वाला समरूप उत्पादन फलन होता है। कॉप डगलस उत्पादन फलन में अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अर्थात स्थिर पैमाने के प्रतिफल को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कॉप डगलस उत्पादन फलन अल्फा क्यू बराबर ए एल अल्फा प्लस के बीटा स्थिर पैमाने के प्रतिफल देगा जब। तो यह स्थिर पैमाने का प्रतिफल कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होगा तब कॉप डगलस उत्पादन फलन स्थिर पैमाने का प्रतिफल देगा, तो बी सही है। इसके अलावा अल्फा प्लस बीटा अगर इकाई से कम होगा तो घटते पैमाने का प्रतिफल देगा, और अल्फा प्लस बीटा अगर इकाई से ज़्यादा होगा तो बढ़ते पैमाने का प्रतिफल देगा। अल्फा प्लस बीटा अगर यह इकाई से ज़्यादा है तो यह बढ़ते पैमाने का प्रतिफल होगा, या स्थिर पैमाने का प्रतिफल हो गया। और अल्फा प्लस बीटा अगर कम है इकाई से तो यह घटते पैमाने का प्रतिफल होगा। यह भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर है बी, स्थिर पैमाने के प्रतिफल के बारे में पूछा गया है। अगला, कॉप डगलस उत्पादन फलन की निम्न विशेषताएं हैं। ए, यह रेखीय उत्पादन फलन है। बी, इसमें प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। सी, किसी एक साधन, श्रम या पूंजी के शून्य होने पर कुल उत्पादन शून्य हो जाएगा। उपरोक्त सभी। तो कॉप डगलस उत्पादन फलन की विशेषताओं में यह सभी विशेषताएं हैं। यह रेखीय उत्पादन फलन है, इसमें प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। किसी एक श्रम साधन जैसे श्रम या पूंजी के शून्य होने पर कुल उत्पादन भी शून्य हो जाएगा। यह रेखीय उत्पादन फलन का रूप देता है। रेखीय उत्पादन फलन या इसको कह सकते हैं समरूप उत्पादन फलन की बात करता है, जिसको प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन कहा जाता है, जिसमें पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। स्थिर प्रतिफल का मतलब यह हुआ कि अगर किसी एक साधन की मात्रा को बढ़ाया घटाया जाता है तो दूसरे साधन की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है। इसके अलावा उत्पत्ति साधन की औसत उत्पादकता पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती है, और साधन की सीमांत उत्पादकता केवल पूंजी श्रम अनुपात का फलन होती है। इसके अलावा वितरण सिद्धांत की यूलर प्रमेय इसी रेखीय समरूप फलन पर आधारित है। तो यह कॉप डगलस उत्पादन फलन की कुछ बातें थी। अगला प्रश्न है, तो इसमें सभी विशेषताएं सही हो जाएंगी। ब्रेक इवन बिंदु है। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो ब्रेक इवन बिंदु वह बिंदु है या वह स्थिति है जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो और ना हानि हो रही है। सी सही है। अगला, परा उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की किस अवधि से है? तो परा उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की अति दीर्घ अवधि से है। 5 सही आंसर ए। अगला 6 नंबर प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। बी सही है। बी 6 नंबर प्रश्न का आंसर। बाकी दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्री नारायण, तो श्री नारायण को जेपी नारायण कहा जा सकता है, जिन्होंने सर्वोदय योजना 1950 में प्रारंभ की थी। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा तेज धारणीय तथा समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया? 10वीं, 7वीं, 11वीं, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना पर ज़्यादा तेज धारणीय तथा समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के इतिहास में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 17 तक चली, 2017 तक चली। तो इस प्रकार से 12वीं पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा तेज धारणीय तथा समावेशी विकास पर जोर दिया गया तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में तेज धारणीय तथा समावेशी विकास पर जोर दिया गया। यह जो ज़्यादा शब्द है यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय नियोजन में योजना अवकाश रहा। तो भारतीय नियोजन में योजना अवकाश जो है दिए गए ऑप्शनों में 1966 से 1969 के बीच में रहा, और 1966 1969 सी ऑप्शन में है, तो 8 का सही आंसर सी है। पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में अगर योजना अवकाश की बात की जाए तो 1966 से 69 तक यह 3 वर्ष योजना अवकाश रहा। इसके अलावा 1979 और 80 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1 वर्ष का योजना अवकाश रहा, और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1990 92 2 वर्ष योजना अवकाश रहा। तो ये 3 2 5 और 6 वर्ष, टोटल 6 वर्ष योजना अवकाश रहा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में वर्ष पूछा गया है, तो वर्ष हो जाएगा 1966 से 69, 8 सही आंसर सी है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने का समय अप्रैल 1997 से है। 1997 से प्रारंभ होकर 2002 तक चली, 1997 से 2002 तक। और 9वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत पर मॉडल पर आधारित थी था, जिसका केंद्रीय बिंदु सामाजिक न्याय था, समता के साथ आर्थिक विकास करना था। तो सी सही है। 1997 से 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। ए ऑप्शन सही है 10 का। भारत में योजना आयोग के अगर विकास की बात की जाए तो योजना आयोग को समवर्ती सूची का विषय माना गया है, तथा योजना अवकाश के संदर्भ में अगर इतिहास देखा जाए तो सर्वप्रथम प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया 1934 में एम विश्वेश्वरैया की किताब से मिलता है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, और हरपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसके बाद 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान बनाया गया। 1943 में गांधीवादी योजना श्री मन नारायण द्वारा बनाई गई। 1945 में जन योजना एम.एन. राय द्वारा बनाई गई, तथा 1950 में जे.पी. नारायण द्वारा सर्वोदय योजना लॉन्च की गई। योजना आयोग 15 मार्च 1950 में गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री संस्था के रूप में शुरू की गई। केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अगर अंतिम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग के स्थान पर NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत परिवर्तन संस्थान 1 जनवरी 2015 से चालू किया गया, जिसको नीति आयोग भी कहा जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे, जिनको अब 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग के अगर संगठन की बात की जाए तो नीति आयोग में एक CEO होता है, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 4 सदस्य होते हैं, और पदेन सदस्य भारत का वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री होता है। जिसके अलावा आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। आमंत्रित सदस्यों की संख्या 3 हो सकती है। तो इस प्रकार से नीति आयोग जो है वह कुल 13 सदस्यों का एक आयोग है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर हुई, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग भी और राष्ट्रीय विकास परिषद भी और नीति आयोग भी, यह सब गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। तो योजना आयोग के गठन का वर्ष जो है 1950 है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सही अवधि क्या है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही समयावधि 1969 से 74 है। 1969 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना का समय है, जो अशोक रुद्रा के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से
74 डी ऑप्शन में दिया गया है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। यह क्वेश्चन तो सबको पता है, इजी है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1974 से 1979 थी, लेकिन एक वर्ष पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया। और यह डीपीधर मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन था। डी सही है 12। अगला 13 नंबर प्रश्न है, असंतुलित विकास की धारणा को विकसित किया हर्ट्जमैन, नर्क्स, रोडान। तो असंतुलित विकास की अवधारणा को मुख्य रूप से विकसित करने वाले अर्थशास्त्रियों में हर्ट्जमैन हैं। हर्ट्जमैन, सिंगर एवं हंस, लेवेंस्टीन, पाल स्टीडम, किंडलवर्गर और रोस्टो हैं, जिसमें रोस्टो ने विकास के 5 अवस्थाओं का वर्णन किया। हर्ट्जमैन ने एसओसी डीएपी के माध्यम से विकास की बात की और लेवेंस्टीन ने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास के अंतर्गत झटकों और प्रोत्साहनों के अंतर्गत विकास पर बल दिया। अगर असंतुलित विकास की परिभाषा की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था के कुछ गिने हुए क्षेत्रों में चुनकर निवेश करने की वकालत असंतुलित विकास के अंतर्गत की जाती है। जब कुछ गिने हुए क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा तो उससे जो बाह्य मितव्यताएँ उत्पन्न होंगी, वह बाह्य मितव्यताएँ अन्य क्षेत्रों में विकास करेंगी, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विकास होगा। इसके अलावा एक संतुलित विकास की अवधारणा है। तो संतुलित विकास की अवधारणा के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ किंतु व्यापक स्तर पर जब निवेश किया जाता है तो उसे संतुलित विकास की रणनीति कहा जाता है, जिसके अंतर्गत रोडान, लेविस और रेगनर नर्क्स अर्थशास्त्री अपना योगदान देते हैं। रोडान बड़े धक्के का सिद्धांत देते हैं, जिसमें उत्पादन की अविभाज्यता, मांग की अविभाज्यता और बचत की अविभाज्यता पर बल देते हैं। लेविस श्रम अतिरेक सिद्धांत पर बल देते हैं और रेगनर नर्क्स गरीबी के दुष्चक्र की बात करते हैं। तो रोडान, लेविस और नर्क्स जो हैं वह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। हर्ट्जमैन, सिंगर, लेवेंस्टीन, पालस्टीन, किंडलवर्गर और रोस्टो असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है प्रबल, तो यहाँ हर्ट्जमैन हो जाएगा 13। अगला 14 नंबर है, प्रबल धक्का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रबल धक्का सिद्धांत या बड़े धक्के सिद्धांत का प्रतिपादन रोजेंस्टीन रोडान द्वारा किया गया था। रोजेंस्टीन रोडान जो है यह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आते हैं। तो 14 का सही आंसर सी है। 15 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आरंभ हुई? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को आरंभ हुई। बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ हुआ? तो 12 अप्रैल 2005 को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005 को प्रारंभ हुआ। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया। अगला, भारत में हिंदू वृद्धि दर जिस वृद्धि दर से संबंधित है वह है? तो भारत में हिंदू वृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है और प्रोफेसर राजकृष्णा हिंदू वृद्धि दर से संबंधित अर्थशास्त्री के अंतर्गत आते हैं। अनवरत योजना की अवधारणा के प्रणेता हैं। तो अनवरत योजना की अवधारणा के प्रणेता जो है वह प्रोफेसर मेडर को माना जाता है और भारत में यह योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके 1978 में लागू की गई थी और भारत में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय जाता है। उत्पतन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उत्पतन सिद्धांत का प्रतिपादन रोस्टो ने किया और रोस्टो असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। 19 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु के केवल 2 विक्रेता होते हैं वह कहलाता है एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, ए तथा बी दोनों। तो पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, एकाधिकार में 1 विक्रेता होता है और अल्पाधिकार में 2 से 10 या कुछ विक्रेताओं की संख्या होती है। इसलिए यहाँ पूछा गया है जिस बाजार में वस्तु के 2 विक्रेता हो तो उसे अल्पाधिकार बाजार कहा जाएगा। 20 का सही आंसर सी है। अगला 21, निम्न चित्र में किस बाजार को नहीं प्रदर्शित किया गया है? तो यह बाजार पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में नहीं बता रहा है, बाकी अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अल्पाधिकार के बारे में बता रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता ए सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। मॉडल में समायोजन चर उत्पादन को न मानकर कीमत को माना जाता है।
तो उत्पादन कीमत को बर्ट्रेंड मानते हैं, बाकी उत्पादन को कोर्नो मानते हैं। तो बर्ट्रेंड सही हो जाएगा, क्योंकि समायोजन चर जो है वह उत्पादन को ना मानकर कीमत को माना गया है बर्ट्रेंड के मॉडल में, और बाकी कोर्नो उत्पादन को मानते हैं। तो 22 का सही आंसर बी है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू हुआ। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है वह 1977 में लागू किया गया, बी सही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू हुई। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिसंबर 1997 में लागू हुई। मनरेगा संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा संपूर्ण भारत में लागू हुआ, और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2008 में सी में दिया गया है, सी सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब लागू हुई? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को लागू हुई, सी सही है। 26 में। अगला 27, प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना कब लागू हुई? तो प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना 2014 को लागू हुई। तो 27 का सही आंसर सी है, ए 27 में सही आंसर